अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ शामिल हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार ये क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा इशू सामने आ जाता है कि पूरे मुल्क में खौफ फैल जाता है। अवाम सारी तस्बीहां पकड़ के टीवी के आगे बैठ जाती है कि या अल्लाह खैर करी, या अल्लाह खैर करी, या अल्लाह खैर करी। अब देखो ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटे अरसलान का जो मामला सामने आया, इससे सारे मुल्क में बेइत्मीनानी, बेचैनी और बेयकीनी सी फिर फैल गई। वैसे मुझे तो इसमें कोई बेयकीनी, कोई बेइत्मीनानी का पहलू नजर नहीं आता। कब तक हम छोटी छोटी बातों से डरते रहेंगे? कौमों की तामीर में इस तरह के मरहले आते हैं यार। मैं ये समझता हूँ कि जब भी इस तरह के मरहले आते हैं तो कौमें बिगड़ती नहीं है, कौमें बनती हैं यार। हमें घबराना नहीं चाहिए, मामूली बात है। एक यानी बड़ा जो इस मुल्क का काजी है, उसकी ज़ात के हवाले से नहीं है, उसके रिश्तेदारों के हवाले से एक मामला सामने आया है और मेरा ख्याल है दुरुस्त तौर पर उन्होंने फैसला किया, सुओ मोटो नोटिस लिए। उसके बाद आज बहुत ही अच्छा फैसला था कि उन्होंने खुद को उस केस से अलग कर दिए। इससे बहुत सारे इत्मीनान के पहलू निकलते हैं। इसमें घबराने वाली और टीवी के सामने बैठकर तस्बीहां पकड़कर और ये इस तरह की बातें करने का पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा, मुझे तो इसमें कोई घबराहट का पहलू नजर नहीं आता। बल्कि यकीन करो, मैं तो ये समझता हूं कि इस तरह की जो आजमाइशें हैं, यानी कौमें एक काफ़ी अरसे से पूरा मुल्क की यही सूरत हाल है ना, पूरे मुल्क का जो इंतज़ाम व इंसराम है उसकी जब बिसात है, उस पर कई मोरे इसी तरह लड़खड़ाते हैं। लेकिन अगर ज़रा तुम तहम्मुल के साथ देखो तो वो मोरे लड़खड़ाते नहीं हैं, बल्कि इस तरह इदारों का ज़्यादा इस्तेहकाम होता है। आज अगर खुदा न खास्ता ये इसी तरह मामला चलता रहता, अफवाहों की सूरत में, दबे दबे लफ्ज़ों में, ड्राइंग रूम्स में, इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर ये बात चलती रहती, तो कितने इदारों का जो एतमाद था वो मजरू होता। उन पर जो अवाम का एक यकीन था, एक जो उस पर एक भरोसा था, उसको ज़रब पहुंचती। तो बहुत अच्छा फैसला हुआ है, सामने आ गए। अब इंशाल्लाह चंद दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस फैसले के बाद दूध और पानी खालस मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्या बात है? तुम कह रहे हो ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके जो मस्बत पहलू हैं इस मामले के, उन पर नजर रखनी चाहिए। ये देखो ना, चंद दिन पहले तक या कुछ अरसा पहले तक तुम ये देखो कि हम लोग इस तरह बैठकर उन शख्सियात के बारे में, उन इदारों के बारे में इस तरह तबसरा कर सकते थे, उनका एहतसाब कर सकते थे, उनके बारे में इस तरह उनको कटहरे में खड़ा कर सकते थे जिस तरह आज हम कर रहे हैं। यानी तसव्वुर ही नहीं था। बाज शख्सियात और बाज इदारे तो एक मुकद्दस गाय का दर्जा इख्तियार कर गए थे ना, लेकिन आज वो अदालत के भी कटहरे में खड़े हैं और अवाम के भी कटहरे में खड़े हैं। नहीं, ये तुम बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी चूंकि एक पढ़ा लिखा और अक्लमंद आदमी हूं, तुम यकीन करो कि मैं भी कल से बड़ा मुतमईन भी हुआ हूं कि इंशाल्लाह जो इस तरह के केस खुलने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े लोगों को हाथ डालना शुरू हो गए हैं, तो कोई लाजमन बेहतरी आने वाली। और कोई भी मुकद्दस गाय नहीं रही। कुछ अर्सा पहले तक आप अस्करी क़यादत के बारे में या फौज के बारे में बात नहीं कर सकते थे, अदलिया के बारे में बात नहीं कर सकते थे, मीडिया के बारे में बात नहीं कर सकते थे। आज तुम देख लो, तमाम के तमाम इदारे, तमाम शख्सियात, कोई भी किसी की दस्तरस से दूर नहीं है। इससे वक्ती तौर पर एक भूचाल आएगा, लगेगा कि हम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन दरअसल हम लड़खड़ा नहीं रहे, हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मीडिया भी अब एक दूसरे के खिलाफ बातें करना शुरू हो गई। ये झिझक थी ना, ये खत्म होनी चाहिए। जो एंकर्स हैं, जिनका रोल है, मीडिया के जो मालकान हैं, उनका किरदार सामने आएगा। ये दूध का दूध और पानी का पानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई जो हिडन एस्पेक्ट्स थे मामले के, माशरे के, हुकूमत के, गवर्नेंस के, वो अब सामने आना शुरू हो जाएंगे। यार मैं तो कल से ये भी 2-3 दफा सोच बैठा हूं कि कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे साथ बहस कर रहा था कि ये मीडिया और जमहूरियत क्या कर रहे हैं यार हमारे साथ, अवाम के साथ। मगर आज मैं तुम्हारी बातों का कायल हो गया हूं। ये इस बात पे आर्ग्यू कर रहा था कि मीडिया और ये जो नाम नहाद जमहूरियत है, ये माशरे में बेइत्मीनानी और बेयकीनी फैला रहे हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये एक सफ़र है, तदरीज का सफ़र है, ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी पर मुंतज होगा। लेकिन ये मानने को नहीं तैयार था। आज जब मैं सुबह आया तो कह रहा था कि नहीं यार, मैंने दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं, तो मुझे तो ये जमहूरियत का हुस्न लग रहा है और मीडिया पर इसकी बेहतरीन अंदाज में उसकी एक झलक नजर आ रही है। हाँ, अगर ये भी अल्लाह ना करे मार्शल्लाही दौर होता तो किसकी बोलने की जरूरत होती, या कौन इतना बबांगे दोहल उठ के शुरू हो जाता कि फलाना गलत है, फलाना गलत है। इतने बड़े लोगों को अदारों के मुतल्लक बात करना कोई मामूली बात नहीं है। ये वाकई तुम ठीक कहते थे कि जमहूरियत बड़ी चीज है यार। बिल्कुल। मगर यार जुनैद वो क्या कहते हैं कि दूध का जला
छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मेरे जैसा जो मस्कीन बंदा है वो तो ये भी कल से सोच रहा है कि यार अल्लाह ये को उतले लेवल की गेम ही ना हो, को बड़ा हाथ डाल के कोई सारी गेम को उल्टा पुल्टा ही ना कर दे। मेरा मतलब है को अमेरिका ही ना इसमें हिस्सेदार बन जाए, को अपना काम ना दिखा दे, को अपनी मर्जी का रिजल्ट ना निकाल दे। इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो हमेशा से फ्लोट करती रहती हैं और टाइमिंग्स भी बड़ी अजीब है। तुम ये देखो कि पिछले तुम 2-2.5 साल के दौरान खास तौर पर अपनी तारीख पर नजर डाल के देखो, जब भी हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं जब बज़ाहिर ये लगता है कि इदारे एक दूसरे के साथ मतसादम है, एग्जैक्टली उसी दिन या उन्हीं दिनों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डालने के हवाले से कोई नई बात सामने आ जाती है। आज भी तुम देख लो, जब पूरे मुल्क में एक अजीबो गरीब फिजा पाई जा रही थी, उधर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने बेटे के खिलाफ लगने वाले इल्जामात का जायजा लेने के लिए बेंच में बैठे हुए थे, और जो तुम कह रहे हो कि पूरा मुल्क तस्बीहां लेकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था, एन उसी वक्त अमेरिका की तरफ से यह बयान दाग दिया गया है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और दहशतगर्दी के अड्डे पाकिस्तान में है, अब हम कार्रवाई पर मजबूर हैं। अगर पाकिस्तान ने खुद कार्रवाई नहीं की, और वही घिसे पिटे बयानात कि पाकिस्तान को अब फैसला कुन कार्रवाई करनी चाहिए, पाकिस्तान को दोगला किरदार तरक कर देना चाहिए, क्या मतलब है? इस जरा तुम इस सारे मामलात की टाइमिंग पर गौर करो ना। और इस सारे मामले का उम्मीद वाला पहलू मुझे भी नजर आ रहा है। वो क्या? अगर ये जो अदारे के सरबराहान हैं मुख्तलिफ अदारों के, या जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जैसे तुम भी कहा करते हो कि अगर ये अपनी सारी जिंदगी का सच उगल दे, हर चीज सच बता दे, तो ईमान से अपने आप को बिल्कुल माइनस करके अपने बचाव के तरीके ना सोचे, बिल्कुल सिर्फ इस मुल्क की बेहतरी सोच के सारी बात अगर कोई एक शख्स अपनी जिंदगी के सारे सच एक बार उगल दे, तो आइंदा हमारी कई नस्लों के सर पे एहसान होगा। मैं कहता हूं ये मुल्क सही ट्रैक पे चढ़ जाए। और इस मामले में भी तुम देख लो कि ऐसी कई शख्सियात इन्वॉल्व है कि अगर उनका कच्चा चट्टा खोल दिया जाए या वो खुद सच बयान कर दें, तो इस मुल्क पर कितना बड़ा एहसान होगा। हाय हाय हाय। अच्छा, इस सारे मामले का एक और बहुत ज्यादा उम्मीद अफजा पहलू और भी है, वो ये कि इस वाक़े के बाद आइंदा कोई शख्स भी, खा वो सरकारी महकमे का कोई क्लर्क ही क्यों ना हो, या सरकारी महकमे का कोई अफसर ही क्यों ना हो, या कोई बड़ी शख्सियत ही क्यों ना हो, वो किसी को ब्लैकमेल करते हुए, खुद ब्लैकमेल होते हुए, किसी को खरीदते हुए या खुद बिकते हुए, इन तमाम मामलात में वो ये तमाम इकदाम करने से पहले 100 बार सोचेगा जरूर। हाँ, हर शख्स ये एक बार सोचेगा जरूर कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये कच्चा चट्टा जरूर खुलना है, बिल्कुल, क्योंकि कैमरे की आंख तो देख रही। सही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आज हमारे साथ हैं मारूफ टीवी एंकर जनाब अब्दुल जब्बार आतिश। अस्सलाम वालेकुम आतिश साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया, मेरे पास वक्त नहीं था। हाँ नहीं, मुझे एहसास है कि आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं। आजकल तो वैसे भी आपका सीजन लगा हुआ है। सीजन लगा हुआ है, मैं आम बेचता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है ये जो ताज़ा चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे का इशू आपके हाथ लग गया। हाँ, ये तो अल्लाह का करना हुआ कि इशू आ गया। वैसे हमारा वतन अजीज इस मामले में बड़ा जरखेज है जी। इशू तो रोजाना यहाँ ऐसे निकलते हैं जैसे डाइवो का टाइम नहीं निकलता, और अगर इशू ना भी हो तो इशू बन जाता है। एक जो एंकर है उसका कमाल यही है कि इशू नहीं है मगर इशू है। बारहा ऐसा हुआ कि शो करने के लिए मैं जाता हूं तो कोई इशू नहीं होता, मगर शो से पहले अलफ और ये लगाया और इशू बन गया। शो से पहले एक जीनियस एंकर उस लड़ाका खातून की तरह होता है जिसके पास झगड़ने के लिए कोई इशू नहीं होता, मगर वो झगड़ने के लिए इशू क्रिएट कर लेती है। हमसायों का दरवाजा खटखटा देती है, बोलना शुरू हो जाती है। नहीं कुड़ियों गल सुनो ना, तुसा गली च गड्डी सानू बेइज्जत करन वास्ते खलार दियो ना, तुसी की समझदे हो साडे को गड्डी कोई नहीं ते तुसी सानू गड्डी वाह साड़ोगी। हां, नहीं तुसी किड्डियां शौकियां हो। ये होता है जीनियस एंकर। एक सच्चा वाकया सुन लीजिए। एक दिन मेरे पास कोई इशू नहीं था, कोई ऐसा डायलॉग नहीं था जिस पे बेस करके मैं सारा प्रोग्राम दिखा सकूं लोगों को। आप यकीन कीजिए, पीएन मेरा आया, चाय लेके आया बेचारा, उससे चाय गिर गई। एक सियासतदान जो मेहमान बैठे हुए थे उसके दामन पे चाय गिरी, दाग लग गया, और कुछ चाय वो पीएन के पांव पे भी गिर गई, और गर्म चाय थी, उसका पांव जल गया। लेकिन यही से इशू क्लिक कर गया। मैंने शो का स्टार्ट ही यहां से किया कि सियासतदानों के दामन के दागों से गरीब आवाम के पांव जल रहे हैं। वाह, जबरदस्त। देखिए जरा, आप तो कह भी नहीं सकते ये फिक्रा।
सियासतदानों के दामन के दागों की वजह से गरीब आवाम के पांव जल रहे हैं। वाह वाह, अब यकीन कीजिए कि शो ऐसा चला कि रेटिंग आसमान पे जा लगी। मेरे मालिक ने मेरा माथा चूम लिया, कहने लगा अबे ओ आतिश, तू तो आतिश फशा निकला। मैंने मना भी किया कि पसीना आया हुआ है, मत माथा चूमिए। कहने लगे कि आतिश, तुम्हारे इस पसीने की नमकीनी की वजह से ही तो हमें शरीनी मिलेगी। कौन से इशू की बात कर रहे हैं आप? आपके शो में तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं आप सिर्फ उनको लड़ा रहे होते हैं वहां पे। देखिए, इस तरह की इल्जाम तराशी न कीजिए। कौन जी शऊर एंकर ऐसा चाहेगा कि उसके शो को अखाड़ा बना दिया जाए? मैं ये नहीं करता, मैं तो शो की वजाहत चाह रहा होता हूँ, बयानात की, जो वो वहां बैठ के दाग रहे होते हैं। अपनी आवाम को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मसलन एक अगर मेहमान ने दूसरे मेहमान पे इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप ये बात वाकई होश से कर रहे हैं? जरा दोबारा कीजिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने करोड़ों रुपए की करप्शन की? अच्छा। देख लीजिए, आप करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं इन पे। भाई, मैं तो मामले को बस आसान फहम बनाने की कोशिश करता हूं। इसमें लड़ाने वाली बात कौन सी है? जी। हाँ, अलबत्ता ये जरूर होता है कि जिस पे करोड़ों की करप्शन का इल्जाम लगता है, वो मेहमान अगर रद्द अमल जाहिर ना करे, तो इतना मैं उसे जरूर कहता हूं कि आप जो खामोश बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपने वाकई करोड़ों की करप्शन की है। अगर फिर भी वो खामोश रहे, तो इतना जरूर कहता हूं कि ये क्या कह रहे हैं, करोड़ों लोग इनकी बात सुन रहे हैं और आप खामोश बैठे। जब उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर आपका रोल क्या होता है? फिर मैं प्रोड्यूसर के कमरे की तरफ देखता हूँ। अच्छा। जिसका मुंह खुशी से बिल्कुल पहाड़ी सेब की तरह सुर्ख हुआ होता है। अच्छा। और वो मुझे अंदर से इशारा कर रहा होता है। इसको आम फहम में कहते हैं चुप के रख। इतना होता है बस। अच्छा, आप पर सबसे बड़ा एतराज ये है कि आप खुद को हरफन मौला समझते हैं। समझता नहीं जी, मैं हूं। अच्छा। हाँ हूं। अच्छा। मैं वो वाहिद एंकर हूं जो ये भी जानता है कि देसी कुकड़ की पहचान क्या है। अच्छा। और ये भी जानता है कि नेटो सप्लाई ना खोलने के मुज़मिरात क्या है। जबरदस्त। अच्छा, वैसे देसी कुकड़ की पहचान है क्या? उसकी वाहिद निशानी ये है जुनैद भाई कि देसी कुकड़ उस वक्त तक पकड़ा नहीं जाता जब तक हफ के गिर ना जाए। आदिल साहब, ये क्या पहचान हुई? हाँ, यही वाहिद पहचान है जुनैद भाई। अगर पकड़ने वाला पहले गिर जाए तो वो देसी नहीं है, अगर कुकड़ पहले गिर जाए तो वो देसी नहीं। आदिल साहब, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं आप। आपने अजीबोगरीब हरकत कह रहे हैं। इन्हीं हरकत की वजह से मेरे शो की रेटिंग ऊपर जाती है। हरकत की वजह से? यस। अच्छा, आप ये फरमाइए कि आपके किस शो की रेटिंग सबसे ज्यादा आई थी? जिसका मौजू था खुसरो के जज्बात के अमेरिका के इंतखाबात पर असरात। अच्छा, हरकत, जज्बात, असरात। वाह। अब आप खुद ही बताएं कि सवाए काफिया रदीफ मिलने के इस मौजू में है कोई इंसानों वाली बात? मगर यकीन कीजिए कि इसकी रेटिंग इतनी ऊंची गई, इतनी ऊंची गई, इतनी ऊंची गई कि रात को ख्वाब में मरहूम दादा अबू ने आके मुझे कहा कि बेटा, तुम्हारी चीजें ही ऊपर आ रही हैं, तुमने कब आना है? साहब, आखिर में सिर्फ ये फरमा दे कि आपको माशरे में सिर्फ मनफी पहलू ही नजर आते हैं। हर बात में कीड़े, हर बात में कीड़े, हर बात में कीड़े। देखिए, ये कीड़े निकालना शुरू से ही मेरा मनसब रहा है। अच्छा। एंकर बनने से पहले मैं सब्जी मंडी में काम करता था। अच्छा। और वहां गोभी में से कीड़े निकालता था। अच्छा। एक्सक्यूज मी, आप हंस रही हैं? ये गोभी में से कीड़े निकालना और बगैर जमूर के जूती में से कील निकालना बड़ा मुश्किल काम है। कीड़े तो मैं इतने निकालता हूं कि मेरे घर से कीड़े भाग गए हुए। उन्होंने कहा भाई खुद ही चले जाओ, वरना इसने किसी ना किसी दिन निकाल ही देना। नाज़रीन, चंद इश्तिहारात के लिए यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप कहें तो इश्तिहारात में से भी कीड़े निकाल दूं। सर, इससे पहले कि आप अपना सेगमेंट शुरू करें, मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहती हूँ अपनी। लास्ट वीक हम लोगों ने शो में जिक्र किया था जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया कि डेविड कैमरॉन से पहले कौन थे, तो मैंने जल्दी में कह दिया कि टोनी ब्लेयर थे। वो गॉर्डन ब्राउन थे।
تو میں نے کریکشن کرنی تھی. میں نے اس وقت بھی تمہیں زور سے دیکھا تھا, تمہیں نہیں پتا چلا کہ تم غلط کہہ رہی ہو. سوری میں نے نہیں دیکھا آپ کو. گولڈن براؤن تھا. جی جی گولڈن بھی تھا اور وہ براؤن بھی تھا. اب جب وہ سیٹ سے اتر گیا تو اب صرف براؤن رہ گیا, گولڈن ختم ہو گیا. غصہ تو مجھے تمہاری اس مسٹیک پہ بہت چڑھ رہا تھا, مگر خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ سری لنکا سے پاکستان میچ جیت گیا 6 وکٹوں سے. زیادہ سے بھی جیت سکتا تھا, مگر کرکٹ میں ہوتی 6 ہیں. کیا مطلب کرکٹ میں 6 ہوتی ہیں؟ 6 ہی ہوتی ہیں یار, 3 ادھر لگی ہوتی ہیں, 3 ادھر لگی ہوتی ہیں. اس سے زیادہ وکٹوں سے بندہ جیت نہیں سکتا, 6 وکٹیں ہی ہوتی ہیں ساری. اس سے زیادہ وکٹوں سے اگر جیتنا ہو تو پھر گھر سے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اچھا یار مجھے جو ٹینشن بہت زیادہ لگی ہوئی ہے وہ تو بتا یار. کیا یار مجھے نیما کینچی بار بار یہ کہہ رہا تھا, اللہ جانتا ہے مجھے وہ حکیم بدپرہی نے بھی کہا کہ بات تو یہ ہلکی سی سچ لگتی ہے یار. یہ یوہرا جو ہے ستارہ, یہ سورج کے سامنے آئے تو واقعی بیویوں کا غصہ بڑھ جاتا ہے یار. تم ہنس رہے ہو, وہ کہتے ہیں زورا جو ہے یہ فیمیل نام ہے, اس لیے بیویوں کو زیادہ غصہ چڑھتا ہے. اگر عطارد سامنے آئے تو پھر وہ میل نام ہے, پھر مردوں کو زیادہ غصہ چڑھتا ہے. مردوں کو غصہ چڑھ بھی جائے تو بیچارے کیا کرتے ہیں یار. لو بیچارے تم اپنی طرح ہی نہ ہر ایک کو سمجھو. مردوں کو غصہ چڑھ جائے تو تمہیں پتہ ہی نہیں پھر ہوتا کیا ہے. کیا ہوتا ہے جی صاحب؟ اندر سے لگ جاتی ہے کنڈی, اور بیوی پاس سے جتنا مرضی کھڑکائے پھر مرد نہیں کھولتے. اچھا یار ان باتوں کو چھوڑو, وہ جو سروے بتا رہے تھے وہ تو بتاؤ نا, وہ مجھے علیحدہ تم نے ٹینشن لگا دی. سروے سیدھا سا یہ ہے, برطانوی اخبار ڈیلی ایکسپریس میں ایک معصوم سا سروے شائع ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ برطانوی شوہروں کی جو ایک بھاری اکثریت ہے وہ اتوار کا دن زیادہ تر وقت اپنے آپ کو واش رومز میں قید کر کے گزارتے ہیں, صرف بیویوں سے ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے. ایمان سے جناب یہ جو انگریز ہیں, جی واہ 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 واہ, اس کا مطلب ہے میں بھی پورا انگریز طبیعت کا بندہ. ایسے انگریز ہو تم, تو انگریزوں کے باپ ہو. نہیں تو یہ اپنا پھر بن جاتے ہیں اس طرح انگریز. نہیں, یہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان میں سے بھی اکثریت کا کہنا ہے, 62% شوہروں کا کہنا ہے کہ وہ جب واش روم سے باہر آتے ہیں تو ان کو اس سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور 26% کا یہ کہنا ہے کہ وہ واش رومز میں اپنی بیویوں سے ڈر کر نہیں جاتے, بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹی وی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے, کیونکہ ٹی وی کا جو ریموٹ ہے اس پر بیوی کا قبضہ ہوتا ہے, اس لیے وہ بور ہونے سے, بوریت سے بچنے کے لیے کوئی اخبار, میگزین یا ریڈیو واش روم میں ساتھ لے جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے, واہ انگریزوں, ریڈیو ساتھ لے جاتے ہیں باتھ روم میں, اور اوپر سے گانا لگ جاتا ہے, اکیلا ہوں میں اکیلا, میں اس دنیا میں اکیلا ہوں, اکیلا ہوں. تم بالکل اکیلے نہیں ہو, تمہیں کس نے کہا تم اکیلے ہو. اسی سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 45% برطانوی شوہر ایسے ہیں جو اپنی ازدواجی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنی بیوی کے ہاتھوں ایک بار ضرور پٹے. اچھا بیوی سے مار پڑتی ہے ان کو انگریزوں کو؟ بڑی حیرت کی بات ہے نا بیوی سے مار پڑنا. یار میں تو حیران ہو رہا ہوں, بیوی مارتی بھی ہے خاوند کو. اوہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں یار انگریز, یہ بیوی سے مار کھاتے ہیں یار. ہائے 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 ہائے, واقعی وہاں میں نے سنا ہے نجی زندگی بہت ڈاڈی ہے. پاکستان میں دیکھو نا تم, کوئی خاوند اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا, نہ ہی مار کھاتا ہے, سوال ہی پیدا نہ نہیں ہی کبھی بیوی نے ڈوئی مارنے کی جرت کی ہے, نہ کفگیر, نہ جوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امپاسبل. بالکل. اللہ کرے یار اگر ایسا ہو جائے تو اس ملک سے اچھا ملک کوئی نہیں. ہاں تو سن لو, اسی سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 38% برطانوی شوہر ایسے ہیں جنہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کو گھر کے کام میں ہاتھ نہ بٹانے پر اپنی بیویوں سے کم و بیش روزانہ ہی ڈانٹ پڑتی ہے یا ان کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے, انگریزوں کا دیکھو یہ حال ہے, کیا فائدہ ان کو انگریز بننے کا. اتنی سینس نہیں کہ کسی اچھے رن مرید کے گوڈوں کو ہاتھ لگا کے اس سے اجازت لے کے جائے بندہ کار, تو نہیں پھینٹی پڑتی. تو تم یار ان بیچاروں کے سر پہ دستے شفقت رکھو نا. نہیں تو تمہارا دستے کہیں اور شفقت ہوا ہوگا. ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اکشے کمار نے 2011 میں اعتراف کیا تھا کہ میں فلموں میں بڑے بڑوں کو بچھاڑ دیتا ہوں,
डेढ़ घंटा फाइट करता हूं, मगर सच ये है कि मैं अपनी बीवी से सख्त डरता हूं। उसके बाद 2012 में इस बंदे ने यहां बैठ के ये एतराफ किया था कि अय्यी जी मैं बड़ी बड़ी रिसर्चें कर लेता हूं, बड़ी बड़ी दानिश की बातें तो मैं सुना लेता हूं, मगर असल बात ये है कि घर में तुम्हारी परजाई की रिसर्च चलती है। जब वो कोई लकड़ की दानिश पकड़ के मुझे शुरू हो जाती है तो तुम यकीन करो कि मेरे मोटों पे, मेरे सर पे इतनी इतनी मोटी रिसर्च बन जाती है। अच्छा 2012 में इन्होंने किया था, आप बताएं आपने किस सन में इतराफ किया था? मैं इतराफ नहीं करता, अल्लाह ताला के फजल और करम से। ओहो, बेशक सबको पता है, मेरे मोहल्ले में हर बंदे को पता है, मेरे दफ्तर में हर बंदे को पता है, इधर चैनल पे हर बंदे को पता है। वो सलीम जो है लिफ्ट चलाने वाला, वहां से लेकर मेरे एंकर तक सबको पता है। किस चीज का पता है? यही कि जब मेरी बेगम मुझ पे रिसर्च शुरू करती है तो मैं फिर सर्च कर करके मंजी थले बढ़ जाता हूं। मगर मैं इतराफ नहीं करता और मैंने नहीं इतराफ करना, जो मर्जी हो जाए। अल्लाह ताला तुम्हें इस्तकामत दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये बड़ी बात होती है कि बंदा अपनी हट दर्मी पे कर नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पानी व बिजली के नए वजीर अहमद मुख्तार ने कहा है कि अवाम को जल्द हाथ वाले पंखों से निजात दिला देंगे। यार ये नए वजीर साहब किस नए काम पे लग गए, इनको मना करो। नहीं, तुम फिक्र ना करो, पाकिस्तान का बिजली का वजीर और चाइना का बिजली का हीटर ज्यादा देर नहीं चलते। वैसे मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी के नहीं है। कौन? ये अहमद मुख्तार साहब। साहब यार पीपल्स पार्टी के बहुत दरीना साथी हैं। यार पीपल्स पार्टी की हुकूमत कल्चर फैला रही है, कल्चरल बात करती है। ये कल्चर के खिलाफ बातें कर रहे हैं। क्या मतलब? देखो तो सही कह रहे हैं, हाथ वाला पंखा खत्म कर देंगे जल्दी। हाथ हो गई है इन वाली। इतनी मुश्किल से 4-5 साल मेहनत करके इनकी हुकूमत ने सारी कौम के हाथों में हाथ वाला पंखा पकड़ाया था। ये सकाफत के दुश्मन हो गए हैं क्या? हाथ वाले पंखे छुड़ा रहे हैं हमारे हाथों से। इतनी मेहनत की है हुकूमत ने, हांडियां खत्म की हैं, चाइनीज खत्म की हैं, रोस्ट ब्रोस्ट ये वो खत्म किए हैं, लोगों को लस्सी के साथ रोटी खाने की आदत डाली है। अच्छा, ये जो लस्सी के साथ रोटी खाती है इसे कुट्टो रोटी कहते हैं। भुट्टो रोटी? कुट्टो रोटी? यार क्या कर रहे हो तुम? एक नवाला मुंह में रख के ऊपर से लस्सी का एक कोट भर के खाते हैं ना, इसलिए इसे कुट्टो रोटी कहते हैं। यानी एक कोट के साथ अंदर नंगाने वाली रोटी। ये बड़ी मेहनत से रवाज डाला है हुकूमत ने इसका। कुट्टो रोटी, हाथ वाला पंखा, कड़े का पानी, फ्रिज खत्म। फ्रिज का पानी जो है वो बेजान हो जाता है। तुम्हें पता है पानी की सारी तासीर ही फ्रिज खींच लेती है। जो घड़े का पानी होता है ये बाअसर पानी होता है, जैसे बाअसर वजीर होता है ना, ऐसे घड़े का पानी बाअसर पानी होता है। ये कल्चर की चीजें हैं। अभी देखना तुम, पेट्रोल की कीमतों के 4-5 जंपों के बाद टांगा आ जाएगा। वो अलग एक सकाफती चीज है। हाय 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 हाय। इतनी मुश्किल से हुकूमत ने मेहनत करके 4-5 साल में पूरी आवाम को लाइनों में लगाया था और ये कल्चर खत्म करने आ गए हैं। अहमद मुख्तार साहब वजीर है पानी व बिजली। ये पानी से भी चलते हैं और बिजली से भी। रहमान मलिक ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने मीनारे पाकिस्तान पर तमाशा लगा रखा है, वो 4 बंदर और एक डुगडुगी भी रख लें। हेलो मलक साहब, मदारी तो इधर सब ने अपनी अपनी लगाई हुई है और सबके पास अपना अपना बंदर और अपनी अपनी डुगडुगी भी है। और अवाम कई सालों से देख रही है और पता नहीं कब तक देखती रहेगी कि कब मदारी टोपी में से कबूतर निकालेगा। ये अडीक अडीक के अवाम की बेचारों की अपनी सरों की टोपी उनके पैरों में गिर गई है, मगर टोपी में से कबूतर नहीं निकल रहा। मगर आपकी मदारी में एक सिफ्त है। वो क्या? मलक साहब ने अपनी मदारी में जमूरा नहीं रखा हुआ। डायरेक्ट बांदर से पूछते हैं लड़ेगा, वो आगे से कहते हैं आहो लड़ांगा। उसे कहते हैं यार मैं ते मैं मदारी करनी है, तू तो सीरियस ही हो गई। उसके बाद मलक साहब बांदर को कहते हैं हु बांदरा इस सवरे जाके वहा। बांदर को कहता पहले तू लियारी जाके वहा। फिर मलक साहब कहते हैं हु बांदरा चल गड्डी चला के वहा। बांदर आगे से कहते हैं आज CNG दी छुट्टी है, गड्डी पूछ बन के चलावा।
फिर मलक साहब कहते हैं बांदरा प्राइवेट गल्ला ना कर, मदारी कर, चल शाबाश नच के वहा। बांदर आगे से कहता है मलक साहब अगे अवाम नू नचान डे हुण को मेरी कसर रह गई सी। बांदरा अवाम के सामने बेइज्जती ना कर, चल हाथ चुक के सारे सखियां नू सलाम कर। फिर बांदर कहता है आप इको सखी नू सलाम कर दियो, मेरे को सारे नू करान दे। बड़ी मुश्किल मदारी है मलक साहब की। होए होए बांदरा तू जेड़ा मेरे नाल आडा लाया तू किधरे जुल्फकार मिर्जे दा बांदर ते नहीं। मलका बरतानिया के एजाज में कॉन्सर्ट, क्वीन एलिजाबेथ के शौहर बीमार हो गए। हाय बीमार हो गया फिलिप बेचारा, मेरी सालगिरह मनाउंदा रहा ना 60 साला ताज पोशी दी, बेचारा खुशी नाल ही बीमार हो गया। बड़ा उजते माशाल्लाह एक्टिव है, सवेरे सैर भी करता है, शामी भी दौड़ लान जाता है, बस जदों भी मेरी को खुशी मनाउंदा बेचारा बीमार हो जाता है। 60 साला सालगिरह सी, 60 मोमबत्तियां फूका मार मार के बुझाइयां सू ते फूक ही मुक गई, डिग पिया फिर बेचारा पिछे। वो ते चुकर है पिछे, ਉਹ ਮੁੰਡੇ 2 ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁੱਟੀ ਪਾੜ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਾਂਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲਜ਼ਮੋ तेरी सालगिरह ते मैं आप क्यों ना मनावा। बड़ा लव करता है मेरे। क्या करता है? लव करता है, लव। मेरे नाल सारा शहर फिरता रहा है। अच्छा। तकरीबात मनाइयां सू, टांगे च भी फिरिया बड़ा, जिन्हों उतरे बग्गी कहंदे ने। पैदल भी बड़ी देर फिरिया, ठंड च खलो के, लखां बंदे सन, उन्हां नूं इंज करना कोई आसान काम ते नहीं। हाए उतों इन्नी बेचारे दी उम्र हो गई है। मैं कहती रही हां, मैं कहा कोई गल नहीं, लोकी जो इंज करन दे ने, तैनूं की लोड़ है। आंदा नहीं अल्जमो करदे ने जदों बाय बाय ते फिर सानूं भी टाटा करना चाहिए। बड़ा चंगा, रोज मेरे लिए आधा किलो सेब लैके आउंदा है, छिल के मेरे अगे रखदा है, ले अल्जमो खा। बुढ़ा हो गया बेचारा, याद नहीं सू रहिंदा। एक दिन सेब छिल के ते छिलना मेरे अगे रखती हो सू ते सेब बाहर छोड़ देते हो सू। मैं क्या भैया मेरे अगे छिलना रख दी नहीं, मैं मलका वांग बकरी हां। नाज़रीन, खबरों और तस्वीरों का सिलसिला इसी तरह जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा अजीज साहब, एक इंटरेस्टिंग खबर बाकी है, उसके बाद मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। जी बताएं इंटरेस्टिंग खबर। जी खबर ये है कि पीआईए ने लंदन के किरायों में खसूसी रियायत कर दी। आहा, ये देखो जरा, एवं तुम हुकूमत में गुस्सा निकालते रहते हो कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? देखो हुकूमत ने पीआईए के किरायों में कमी कर दी है, ये थोड़ी बड़ी सहूलत नहीं है कोई। ये क्या सहूलत यार? ये जो तुम कहते हो कि गरीब आवाम के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, गरीब आवाम के लिए किया, पीआईए की किरायों में कमी कर दी है। इस बात का गरीब आवाम से क्या ताल्लुक है? यार खुदा का वास्ता ना इस तरह तंजिया गुफ्तगू किया करो। देखो तो सही यार, पीआईए का जहाज का किराया कटा दिया। गरीब आवाम का इससे क्या ताल्लुक है? अपने पल्ले से सब्सिडी दे रहे हैं गरीब आवाम को सहूलियत देने के लिए। गरीब आवाम कहाँ से आ गई? यार इधर किसी गरीब ने अगर 3-4 दिन हो गए हैं बिजली का मुंह नहीं देखा, वो सस्ती टिकट पीआईए की ले जाके लंदन बिजली का मुंह देख के वापस आ जाए। अच्छा, इधर आप सारा दिन रोते रहते हैं जी सब्जी बड़ी महंगी हो गई है, टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, करेलों ने बहुत हथ चुक लिया, धनिया भी बड़ा महंगा हो गया। सस्ती टिकट लो पीआईए की, बैंकॉक से सब्जी लेके आई। बैंकॉक की ऐसी सब्जी, हाय हाय हाय, फीने हलवा कद्दू, फीने टमाटर, वाह, और छिल के रखे होते हैं उन्होंने। एडवांस मुल्क है वो, तुम जैसे नहीं। आप तुम इधर बैठ के रोते रहते हो जी पेट्रोल बड़ा महंगा है, पेट्रोल बड़ा महंगा है। सस्ती टिकट लो पीआईए की, सऊदी अरब से पेट्रोल ले आओ। अच्छा, गाड़ी साथ लेके जाए? और यार नहीं भाई, उधर से शापर में भी डाल के दे देते हैं। अच्छा, रास्ता याद है, जरा शापर डबल करवा लो। मेरा ख्याल
اسی لیے تمہارے مرشد نے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا تھا نا کہ جن لوگوں کو میری پالیسیز پسند نہیں ہیں وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں. اس لیے پی آئی اے کی ٹکٹ بھی سستی کر جاؤں اپنے مرشد کے. آئے ہائے مرشد میرے ہر سکیم سوچ سمجھ کے بناتا. چلے عزیز صاحب اب دیکھتے ہیں ویورز کی طرف سے بھیجی ہوئی تصاویر. چلے جی دکھائیں. دکھاؤں؟ دکھائیں جی دکھائیں جناب. میں کون سا پہلے کسی کا ایکس رے دیکھ رہا ہوں. دکھائیں مجھے تصویر. یہ دیکھیں. اللہ پھاڑے. ایک سائیکل ہے اور ایک اس کا ساتھ بچہ ہے. جی 2 سائیکلیں ہیں یعنی اور کو 2,500 تالا لگوایا ہوا ان کو صرف چوری ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے. اور اگر پھر بھی یہ چوری ہوگی تو رپٹ پتہ کیا درج کرانی ہے انہوں نے؟ کیا؟ ہمارا 2,500 تالا چوری ہو گیا, ان کے ساتھ 2 سائیکلیں لگی ہوئی. یہاں تو سائیکل چوری ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں تو انسان اغوا ہو رہے ہیں پیسوں کے لیے, تاوان کے لیے, اور پتہ تک نہیں چلتا کئی دن تک, کئی مہینوں تک. یار ہائے ہائے ہائے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ انسانوں کو بھی سائیکلوں سکوٹروں کی طرح تالے لگانے پڑیں گے کہ کہیں اغوا نہ ہو جائے. توبہ. عزیز صاحب اگلی تصویر دیکھ لیں آپ. جی دکھائیں جی. یہ لیں. ہے یہ کیا ہے؟ ایک نارمل انسان کے معمولات زندگی ہیں, روزمرہ کے معمولات ہیں اس کے. یہ تو گھڑی لگ رہی ہے یار, سوئی کے آگے کرسی ٹنگی ہوئی ہے. یار دیکھو تو صحیح نا, جہاں پہ رات 12 بج رہے ہیں وہاں پر بیڈ لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نارمل انسان رات کے وقت سوتا ہے, اور پھر اس کے بعد واش روم ہے, پھر اس کے بعد تقریباً 9 بجے ناشتہ ہے, پھر دفتر کا کام ہے, یہ ناشتہ کر کے دفتر جا رہی ہے کرسی ہے نا, پھر اس کے بعد کھانا ہے, پھر دفتر کا کام ہے, پھر کھانا ہے. اور دیکھو جہاں پہ رات کے 9 بج رہے ہیں وہاں پہ صوفہ پڑا ہے, یعنی ٹی وی ٹائم ہے اس کا, اس کے بعد واش روم اور دوبارہ بیڈ. پھر واہ 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 واہ. یہ تو ایک عام انسان کی گھڑی ہے نا جی. اگر یہ عیجی کی گھڑی ہو نا تو وہ جہاں پہ بیڈ لگا ہوا ہے نا وہاں پہ گندے برتنوں کا ڈھیر لگا ہو اور ساتھ صابن اور کوچی پڑی ہو, اور وہ جہاں پہ دوسری آرام گاہ بنا ہوا نا صوفہ, ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے والا, وہاں صوفے کی جگہ واشنگ مشین لگی ہو اور ساتھ گندے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہو. اور یہ جہاں جہاں پہ بھی کھانے والا ٹیبل لگا ہوا نا ادھر یا ڈوئی یا چمٹا بھی پڑا ہو. تو عزیز صاحب آپ سوئیں گے کب؟ یہ جہاں کمپیوٹر پڑا ہوا ہے میں کون سا چلا لیتا ہوں, ادھر بوری بچھی ہوگی. چلے اگلی تصویر دیکھیں عزیز صاحب. یہ کوئی گھریلو تصویر ہے بھائی, ہندوستان کی تصویر ہے. احتجاج کے دوران ایک پولیس افسر جو ہے وہ مظاہرین کے ہاتھوں پٹ رہا ہے. تو بھائی پھر اس طرح کہو نا کہ رامو لال کو مہدوری چواتی کے ساتھ پھنٹنیاں لگا رہی ہے, اور پولیس والا اپنے دل میں کہہ رہا ہے ارے او وکرم کی اماں, آج تو مظاہرے نے بھی تیری یاد دلا دی. ہائے ہائے ہائے, اللہ معاف کرے. مجھے پتا ہوتا نا میرے گھر میں یہی حالات ہونے ہیں, میں نے پولیس میں بھرتی ہو جانا. نیکسٹ دیکھیں پلیز. یہ لیں. یہ دیکھو بھائی صاحب, اگر گھروں میں بجلی نہیں ہوگی تو اے سی اس طرح چلیں گے. ہائے ہائے ہائے, یہ تو اگلے پورشن کی فوٹو ہے نا. پچھلی سیٹ پہ کیمرہ مارو تو ایک طرف واشنگ مشین اور دوسری طرف استری لگی ہوگی. کوئی سواری بیچاری بے احتیاطی آگے استری والی جگہ پہ بیٹھ کے یار یہ تمہاری گڈی پیچھے سے گرم ہے, آپ آئی تیل پانی چیک کر لو اس کا. تم دیکھنا جو بجلی کے حالات ہیں آہستہ آہستہ سارا گھر گڈی میں ہی شفٹ ہو جانا ہے. پیچھے ڈگی میں بورچی ہونا بڑھا لینا لوگوں نے, پیچھے گھر والی بیچاری کرما والی بیٹھ کے ہانڈی روٹی کیا کرے گی. خاوند پیروں سے اٹھائے گا گڈی, پیچھے سے کرما والی تھلے, بچے شور بجائیں گے پاپا ماما گر گئی ہے, چپ کر دو میں آپ سٹی. ایک دوسرے کو لوگ ایڈریس بتایا کریں گے, یار میں تمہارے گھر آؤں گا, کہاں رہو گے, کتنے بجے آپ؟ 6 بجے. 6 بجے اکبر چوک آ جانا, اگر 6 بجے کے بعد آنا ہے تو پھر فیصل چوک میں آنا ہے. یہ تو ہے کہ اگر گھروں میں بجلی نہیں ہوگی اور اگر گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہوگا تو اس کی کیا ضرورت ہوگی وہ بھی دیکھ لو. اچھا یہ لو. ہائے ہائے ہائے, جس دیے میں تیل نہیں اسے جلنے کا کوئی ادھیکار نہیں. انارکلی چنوا دو اپنی مرسیڈیز کو دیوار میں, با خدا ہم کاروں کے دشمن نہیں پٹرول کے غلام ہیں. ہائے, جب گڈی میں کار ہو جائے تو گڈی یا اینٹوں پہ لگ جاتی ہے یا اینٹیں گڈی پہ لگ جاتی ہیں. چلیں جی صاحب گاڑیوں سے ہٹ کر اب انسانوں کی طرف آتے ہیں. جی آئے جناب. یہ دیکھیں تصویر.
واہ 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 واہ, دیکھو انسان کے وزن کا پھل تولا جا رہا ہے. یہ پرانے وقتوں میں منتیں مانگتے تھے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں انسان کے وزن کا پھل تقسیم کروں گا, اچھا یا انسان کے وزن کی اشرفیاں تقسیم کروں گا. واو. یہ رسم بڑا کب ختم ہوئی تھی؟ کب؟ جب ایک بندے نے دوسرے سے شرط لگائی تھی کہ اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں تمہیں انسان کے وزن کا پھل دوں گا. اس بندے نے اس کا کام کر دیا. اس نے کہا بھائی جی ٹھہر جاؤ, بندہ میں خود لے کے آؤں گا. وہ امیر مقام کو لے کے آ گیا, اس کے وزن کا پھل دو. 2 فروٹ منڈیاں خالی ہو گئی, تکڑی نہیں برابر ہوئی. بھلا کیوں؟ وہ فروٹ لا کے رکھتے تھے تو امیر مقام دوسری طرف سے کیلے پکڑ پکڑ کے کھاتا جا رہا تھا. ادھر وزن کم ہوتا جا رہا تھا, ادھر بڑھتا جا رہا. نہ اس کا پیٹ فل ہو رہا تھا, نہ تکڑی برابر ہو رہی تھی. اب جلدی سے اگلی تصویر دیکھ لیں. یہ دیکھو تھانے کی حدود میں ایک پولیس افسر ایک حوالاتی سے خدمت کروا رہا ہے. وہ خدمت کا نگرانی ہے نا, برا دیکھو صحیح, ذرا غور تو کرو, ایک مجرم ہے اور قانون نو دبان کی کوشش کر رہے ہیں. اس بابے نو انہاں نہیں پتا, انہاں جلے بھی نو کٹنے نا, وہ نہیں پھر اٹھ کے میں نو کٹنا ہے. کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ قانون اور جذبات نو جنہ دباؤ اور نہ اوپر دینے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.